उम्मीदें क्या बदलेगी आम ईरानी लोगों की जिंदगी? ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे क्या सो रहा है सूरज, धरती के मौसम पर पड़ेगा असर। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। दुनिया भर के शीर्ष नेता स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ी शहर दावोस में जमा हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक वैसे तो वहां हर साल होती है, मगर इस बार लंबे अंतराल के बाद पहली बार दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद की कोपलें नजर आ रही हैं। हालांकि ढेर सारी चिंताएं और आशंकाएं अब भी बरकरार हैं, जिनके हल के लिए दुनिया भर की नजरें टिकी हैं भारत और ब्राजील जैसे देशों में होने वाले विकास पर। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 साल पहले शुरू हुए वित्तीय संकट के बाद पहली दफा विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े वैश्विक विकास दर में बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं। The developed world, they've sort of taken their bitter medicine and they're beginning to recover. So the US is विकसित देशों को कड़वी सच्चाई झेलनी पड़ी थी और अब उनकी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सब जगह स्थिति बेहतर हो रही है। सबसे बुरा समय पीछे छूट गया है। अगर भारत की बात करें तो विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की विकास दर से लगभग 2% अधिक है। इसके मुकाबले 2014 में वैश्विक विकास दर के 3.2% रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि चीन की विकास दर 2013 की ही तरह 2014 में भी 7.7% पर स्थिर रहेगी। विकसित देशों में अमेरिका में अच्छे विकास दर की संभावना है। 2013 के मुकाबले 2014 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.8% की दर से बढ़ेगी, जो पिछले साल से 1% अधिक है। लेकिन विकास की उम्मीद के बीच आशंकाएं भी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को अगले दशक में दुनिया में स्थायित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। सर्वे में कहा गया है कि अगर युवाओं को ये लगने लगा कि उनका कोई भविष्य नहीं है, तो ये सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। जो लोग अमीर हैं वो अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा खर्च नहीं कर रहे हैं, जबकि जो लोग हाशिए पर हैं उनका पैसा खर्च हो जाता है। ये उनकी मजबूरी है। जब इतनी गैर बराबरी है तो मांग में तो कमी होगी ही, और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो इकोनॉमी मजबूत कैसे हो सकती है। बदलते वैश्विक परिवेश में सबकी नजर भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देशों पर टिकी है, और दावोस सम्मेलन का मुख्य थीम भी है रीशेपिंग द वर्ल्ड, यानी बदलते हालात में दुनिया को नई शक्ल देना। Yes, the growth is more and more moving to the emerging market, although this year we see advancing. मोटे तौर पर देखा जाए तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का जीडीपी में हिस्सा करीब 65% हो गया है। विश्व अर्थव्यवस्था में इन देशों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इस रीशेपिंग द वर्ल्ड का मतलब होगा कि हम इन देशों को और प्रतिनिधित्व दें। To 5.1% GDP growth is. मगर एक चिंता ये भी है कि अमेरिका में आर्थिक पैकेज वापस लिए जाने के बाद जो स्थिति होगी, उससे दुनिया में आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर यही कि 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद तो है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। BBC रिपोर्ट। और इसी मामले पर और बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के जानकार रविंद्र राठी। राठी जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक को उम्मीद है कि भारत की विकास दर 6.2 तक हो सकती है इस साल, लेकिन जितनी राजनीतिक अनिश्चितता है, चुनाव होने वाले हैं, क्या ये मुमकिन है ये विकास दर अचीव कर पाना? जो परेशानियां थी खासकर करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज जो रुपए की गिरावट हुई है, उसमें काफी सुधार आया है पिछले 6 महीनों में। खासकर जो सितंबर के क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत नीचे आ गया, 1.4% के आसपास। इकोनॉमी एक बार फिर से थोड़ा अपना साइन, अपनी जीवन के उसका जो खोपले वो फूट रही हैं, और जनरली जो स्टिमुलस जो विड्रॉ किया था उसका जो वर्स्ट इम्पैक्ट था, जो पहली उसका जो इम्पैक्ट और आंधी आई थी, वो एक तरह से थोड़ा सा छट रहा है।
तो इसलिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। और आपने भी अमेरिका के स्टिमुलस यानी आर्थिक पैकेज की बात की। जब पिछले साल ये खबर आई थी कि वो पैकेज हटा लिया जाएगा, तभी इतना ज्यादा अर्थव्यवस्था में भारत की हड़कंप मचा था। तो इस साल जब ये कहा जा रहा है कि ये हो ही जाएगा, तो भारत के लिए पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये तो शुरू ही हो गया है, अभी विड्रॉल तो शुरू ही हो गया है, और भारत के ऊपर इसका असर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के फंडामेंटल कितने स्ट्रांग हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो पिछले 5-6 महीने में एक तरह से थोड़े से सुधर रहे हैं, और जब आपकी करेंसी वीक होती है तो उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आपके एक्सपोर्ट पे होता है, और वो पॉजिटिव रहा है। फिस्कल डेफिसिट नीचे आया है, और सरकार उसका टर्म वो बहुत छोटा बचा है, बस छोटे टर्म में थोड़े बहुत उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि इन सब परेशानियों को हटाया जा सके। सबसे बड़ा जो मुद्दा आपने जो पहली बात में उठाया था वो है कि इसके बाद राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहेगी या हटेगी। अगर राजनीतिक अनिश्चितता हट जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मुद्दे थे काफी हद तक इनका असर इंडिया के ऊपर कम होगा। रविंद्र राठी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे उधर आओ, उधर आओ। मरने के बाद भी जिंदा है उसामा का नाम। पाकिस्तान में दनादन बिक रही है उसामा टॉय गन। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं ETV परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज देश में लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। जनता के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे मीडिया बड़े प्रभावी ढंग से उठा रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ आने वाले वर्षों में भी इसी तरह काम करते रहेंगे और हम भारत के लोकतंत्र को इसी तरह और मजबूत करते रहेंगे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के नाम। ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 26 जनवरी रोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो छे खुसरो
हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर शाम 5 बजे और रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पिछले साल नवंबर में ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसके तहत ईरान ने वादा किया था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को ऊर्जा तक ही सीमित रखेगा और बदले में लंबे समय से लगी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों में ढील दी जाएगी। ईरान पर लगे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जब सालों बाद अब कुछ ढीले होंगे तो सिर्फ ईरान ही नहीं, उसके मित्र देशों को भी साझा व्यापार और उद्योग में फायदे की उम्मीद है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने का मकसद उसे आर्थिक स्तर पर बाकी दुनिया से अलग थलग करना था। प्रतिबंधों की वजह से ईरान के लोगों पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा। उद्योग धंधे ठप हुए, महंगाई और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी। ईरान के तेल मंत्री ने भी पिछले साल माना था कि तेल निर्यात घटने से ईरान को हर महीने 4 से 8 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस वजह से आम ईरानी लोगों के लिए जीवन ज्यादा मुश्किल और महंगा हो गया। ईरान पर प्रतिबंधों का जो मनोवैज्ञानिक दबाव था वो अब कम हुआ है। असल में प्रतिबंधों के खिलाफ अब एक नया माहौल पैदा होगा और उसके स्वरूप में बदलाव आएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से ईरानी अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर होगा, लेकिन तेल निर्यात और आर्थिक लेन देन पर लगे प्रतिबंध जो ईरान के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं, वो नहीं हटे हैं। हालांकि बड़े उद्योगों को फायदा हो सकता है। वो अब कल पुर्जे आयात कर सकेंगे, यानी ईरान में कार उद्योग को गाड़ियों के लिए स्पेयर पार्ट्स मिल सकेंगे और वो रफ्तार पकड़ सकेगा। अगले 6 महीने अहम है। दुबई में रहने वाले ईरानी उद्योगपतियों को उम्मीदें तो हैं, लेकिन वो सतर्क हैं। पहले ईरान और दुबई के बीच 23 अरब डॉलर तक का व्यापार होता था, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ये घटकर करीब 4 अरब डॉलर रह गया है। दुबई ही नहीं, प्रतिबंधों में ढील मिलने से भारत जैसे पुराने मित्र भी अब ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर कर सकेंगे। भारत के लिए कूटनीतिक स्थितियां भी बेहतर होंगी। ईरान और अमेरिका दोनों से दोस्ताना संबंध बनाए रखना भारत के लिए अब शायद पहले जितना कठिन न हो। BBC रिपोर्ट। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले कुछ महीनों से जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। वहां मौजूद BBC संवाददाता डैनियल सैनफोर्ड के मुताबिक सेंट्रल कीव स्क्वायर में जिस कदर आगजनी हुई, लगा जैसे कि नर्क का दृश्य हो। यूक्रेन सरकार के यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ा समझौता करने से पीछे हटने और रूस के साथ नजदीकियां बनाए रखने के फैसले के खिलाफ इस विरोध की शुरुआत हुई, लेकिन फिर विरोध इस मुद्दे से आगे बढ़कर यूक्रेन की सरकार गिराने की कोशिश बन गया। हाल ही में प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए बनाए गए नए कानून ने आग में घी का काम किया। मोरक्को की संसद ने बलात्कार संबंधी कानून के मामले में एक अहम कदम उठाया है। संसद ने सर्वसम्मति से वहां के उस कानून में बदलाव किया जिसके मुताबिक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाला शख्स अगर पीड़ित से शादी कर ले तो उस पर मुकदमा नहीं चलता था। 2 साल पहले 16 साल की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी जब उसे बलात्कारी से शादी करने पर मजबूर किया गया था। इस वाकये के बाद से इस कानून का मुद्दा गरमाया था। चीन की राजधानी बीजिंग में मानवाधिकारों के मशहूर वकील शू जियांग के खिलाफ चल रहे मुकदमे को कवर कर रहे BBC संवाददाता मार्टिन पेशेंस को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। पुलिस के साथ कुछ और लोग भी उन्हें कवरेज करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। शू जियांग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन पर भीड़ इकट्ठा कर परेशानी पैदा करने का आरोप लगा है। मुकदमे के लिए कोर्ट के आसपास के इलाके को जैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। पारदर्शिता आंदोलन से जुड़े कई लोगों पर चीन में मुकदमा चल रहा है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो की, लेकिन इन मुकदमों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निंदा हो रही है। बच्चे अगर खिलौने वाली गन से कुछ ज्यादा ही खेलने लगे तो अक्सर माँ बाप को चिंता होती है, और उस पर से अगर खिलौने का नाम हो ओसामा गन तो जाहिर है चिंता और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। वहां हाल के महीनों में खिलौने वाली बंदूकों, खासतौर से ओसामा टॉय गन की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि माँ बाप ही नहीं, बाल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी इन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ये बच्चे हिंसा और हत्याओं के उन दृश्यों को अपने खेल में शामिल कर रहे हैं जो उन्होंने अपने शहर में खुद देखे हैं, लेकिन इनकी बंदूकें खिलौनों जैसी नहीं दिखती।
ये असल बंदूकों की तरह ही लोड होती हैं और इनमें से प्लास्टिक की गोलियां निकलती हैं। 12 साल के कमल का कहना है कि वो अपना पूरा जेब खर्च इन बंदूक जैसे खिलौनों पर खर्च करते हैं, जिसे लेकर कमल की मां चिंतित हैं। शॉप्स पे जाओ तो बच्चे कार्स या एरोप्लेन्स लेते थे, अब ज्यादातर बच्चे गन्स ही लेते हैं कि हमने इसी खेलने है बस। और जब उनके खेल में भी देखा जाए तो उनमें यही चीज हमें ज्यादा नजर आती है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि पाकिस्तान की टॉय गन इंडस्ट्री ने साल 2012 में करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई की। उसामा गन ये बहुत चलती है। इस दुकानदार ने हमें उसामा गन दिखाई, जो बच्चों में सबसे लोकप्रिय है। इस बंदूक का नाम उसामा बिन लादेन के नाम पर रखा गया है। ये AK-47 यानी कलाशनिकोव की नकल है। सामाजिक कार्यकर्ता और बाल मनोवैज्ञानिक अब इस तरह के खिलौनों की बिक्री के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बच्चों ने हमें बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप उसके साथ क्यों खेलते हैं, तो पहले तो उन्होंने बताया कि दूसरे बच्चे इस किस्म के वेपन खरीदते हैं और वो हमारे साथ हमें उस पर फायर करते हैं, तो लिहाजा हमें भी खरीदनी पड़ती हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हम जिहाद करते हैं। मैंने कहा किस किस्म की जिहाद करते हो, तो उसने बोला कि हम इससे बल्बों के खिलाफ जिहाद करते हैं, लाइट के खिलाफ। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने कितने कितने लाइट इस पर तोड़े। फिर उसने खतरनाक सूरत हाल ये थी कि उसने बोला कि हम एक दूसरे को भी इससे निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव आया है जिसमें इस तरह के खिलौनों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है, लेकिन पाकिस्तान के सामने अभी कई गंभीर मसले हैं, जैसे वहां हो रहे ड्रोन हमले। ऐसे में संसद में टॉय गन पर चर्चा होने में शायद अभी वक्त लगेगा। BBC रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, सोने से बना हीरो से जड़ा साबुन, दाम इतने कि बाथरूम में नहीं तिजोरी में रखा जाए। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहां से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं? वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया। वाह! इस इतवार कारवान सुखन में देखिए, यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर शाम 5 बजे और रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। क्या सूरज कभी सो सकता है? वैज्ञानिकों की माने तो इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है।
सूरज बेहद शांत है। इससे पहले जब सूरज की गतिविधि धीमी हुई थी तब काफी वक्त तक कड़ाके की ठंड पड़ी थी। तो इस बार सूरज के शांत होने का क्या असर पड़ सकता है मौसम पर? बीबीसी रिपोर्ट। सूरज ऐसा दिखता है जब वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, कुछ सनस्पॉट्स या धब्बों के साथ धधकता हुआ, जो अंतरिक्ष में ऊर्जा से भरे कणों का विशाल गुबार भेजता है। सूरज को अभी कुछ ऐसा दिखना चाहिए क्योंकि उसके 11 साल के चक्र में ये सबसे ज्यादा सक्रिय समय है, लेकिन इसके उलट कुछ अजीब हो रहा है। सूरज काफी शांत है। मैं 30 साल से सोलर फिजिसिस्ट हूँ और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अगर आप देखना चाहें कि आखिरी बार सोलर एक्टिविटी साइकिल के चरम पर इतनी कम सक्रियता कब थी, तो कम से कम 100 साल पीछे जाना होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि 17वीं सदी जैसी स्थिति फिर पैदा हो सकती है, जब सूरज के धब्बे लगभग गायब हो गए थे। उस वक्त यूरोप में जबरदस्त ठंड पड़ी थी। टेम्स नदी और बाल्टिक सागर जम गए थे। उत्तरी यूरोप में फसलें नष्ट हो गई थी और भूखमरी की नौबत आ गई थी। तो क्या सूरज की घटती सक्रियता से तापमान में जबरदस्त गिरावट आ सकती है? हमारा अनुमान है कि 10 से 20% संभावना है कि अगले 40 साल में फिर से 17वीं सदी की तरह जबरदस्त ठंड पड़ेगी। सूरज की गतिविधि में कमी से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में गिरावट आती है। जानकार मानते हैं कि इससे ऊपरी वातावरण में चलने वाली तेज हवा या जेट स्ट्रीम में बदलाव आता है। इससे उत्तरी यूरोप तक गर्म हवा नहीं पहुंच पाती और जबरदस्त ठंड पड़ती है। लेकिन दुनिया भर में तापमान का क्या? क्षेत्रीय और वैश्विक मौसम में फर्क करना जरूरी है। अगर यूरोप में इन कारणों से ज्यादा ठंड पड़ेगी तो ग्रीनलैंड में उतनी ठंड नहीं होगी, तो औसत ग्लोबल तापमान कुछ खास नहीं बदलेगा। इस जटिल विषय पर काफी रिसर्च चल रही है। आज की दुनिया 17वीं सदी की दुनिया से बहुत अलग है। मानवीय गतिविधियां बढ़ी, औद्योगिक क्रांति हुई और तमाम तरह की गैसें वातावरण में जा रही हैं। तो एक तरफ है ठंडा पड़ता सूरज, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियों से विपरीत असर हो सकता है। तो इन दोनों का एक साथ क्या असर होता है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ यही असर नहीं होगा। मशहूर नॉर्दर्न लाइट्स, जो सौर हवा के ऊपरी वातावरण से टकराने पर पैदा होती है, वो भी धुंधली पड़ सकती हैं। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे हो रही है स्मार्टफोन के जरिए जुर्म से निपटने की कोशिश और खाड़ी के मजदूरों की मुश्किल जिंदगी की झलक एक म्यूजिकल कॉन्टेस्ट के जरिए। और अब तकनीक की दुनिया की कुछ खबरें क्लिक में। दो बड़ी टेक कंपनियों सैमसंग और एप्पल के बीच पेटेंट की लड़ाई जारी है। एक अमेरिकी जज ने फैसला दिया है कि सैमसंग ने एप्पल की वर्ड रिकमेंडेशन टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली है। इस तकनीक के जरिए टच स्क्रीन फोन यूजर जैसे ही कोई शब्द टाइप करना शुरू करता है, उसकी स्क्रीन पर मिलते जुलते शब्द नजर आने लगते हैं। फैसले का ऐसी सेवा ऑफर करने वाले दूसरे एंड्रॉइड फोन निर्माताओं पर भी असर पड़ सकता है। ये फैसला उस अदालती प्रक्रिया से पहले आया है जिसमें दोनों कंपनियां एक दूसरे पर तकनीक चुराने का आरोप लगाने वाली हैं। लंदन में आज तक की सबसे तेज ब्रॉडबैंड स्पीड हासिल की गई है। बीटी और अल्काटेल ल्यूसेंट ने संयुक्त टेस्ट किया, जिसमें प्रति सेकंड 1.4 टेराबाइट की स्पीड से कंप्यूटर ने काम किया। ये स्पीड हर सेकंड 44 अनकम्प्रेस्ड हाई डेफिनेशन फिल्में भेजने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इस तकनीक के बाजार में आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जर्मनी में 1,60,00,000 ईमेल यूजर्स के पासवर्ड चोरी हो गए हैं। इंटरनेट सुरक्षा विभाग का कहना है कि अपराधियों ने लोगों के कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर डालने में कामयाबी हासिल की जिनकी मदद से वो ईमेल पते और उनके पासवर्ड पाने में सफल हो गए। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि आधे दक्षिण कोरियाई नागरिकों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराकर मार्केटिंग कंपनियों को बेच दिए गए थे। कहा जाता है कि टेलीविजन दुनिया को देखने की खिड़की है, लेकिन अब वो हकीकत में भी ऐसा बन सकता है। इस कमाल के पीछे हैं वो खास नैनो पार्टिकल्स जो केवल नीली रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्हें एक पारदर्शी पॉलीमर के साथ जोड़कर कहीं भी डिस्प्ले खिड़की बनाई जा सकती है। लेकिन इस पारदर्शी दिखने वाली चीज पर नीली रोशनी पड़ते ही कुछ ऐसी सुंदर आकृति उभर आती है। महंगे से महंगे साबुन की कीमत क्या होगी? 100 रुपए,
चलिए 500 रुपए। लेबनान में हीरे के पाउडर और सोने से जड़ा ऐसा साबुन बनाया गया है जिसकी कीमत लाखों में है। अब इसे लगाने से चेहरा खिले या ना खिले, तिजोरी जरूर खाली हो जाएगी। देखने में ये भले ही चीज या पनीर लग रही हो, पर है ये 160 ग्राम की साबुन की टिकिया और कीमत है करीब 1.25 लाख रुपए। लेबनान के कारोबारी परिवार ने इसे कतर की रानी को उपहार में देने के लिए तैयार किया, जिसमें सुगंधित पौधों और जरूरी तेल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसे खास और बेशकीमती बनाता है इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला हीरे और सोने का पाउडर। इस नायाब साबुन को बनाने वालों का कहना है कि देखने में ये भले ही खुरदरा नजर आता हो, लेकिन त्वचा को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस साबुन से नहाने का एहसास बिल्कुल अलग है। ये दुनिया का सबसे महंगा साबुन इसलिए नहीं कि इसे सोने और हीरे से बनाया जाता है, इसका इंसान के जहन पर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर होता है। हुसैन परिवार का कहना है कि वे साबुन बनाने के कारोबार में सन 1480 से हैं और अब बारी है आमिर की कि वो लीबिया में साबुन निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र त्रिपोली में कारोबार का विस्तार करें। लेबनान को नहीं जानने वाले कई लोगों को लगता है कि ये लड़ाई और समस्याओं वाला देश है, इसलिए हम ऐसे विचार पर काम करते हैं और दुनिया में सबसे महंगा साबुन बनाते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि हम अलग हैं, लोग जान सकें कि लेबनान कुछ बेहद उम्दा चीजें बना सकता है। यहाँ हस्तशिल्प की तरह तरह की सुंदर चीजें मौजूद हैं। कतर साबुन को पिछले साल दोहा में वर्ल्ड लग्जरी एक्सपो में पेश किया गया था। साबुन तो शानदार है, लेकिन इसकी ऊंची कीमत को देखते हुए इसे घिसने से पहले एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। BBC रिपोर्ट। BBC ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 26 जनवरी रोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन, आज के इस खास मुलाकात के प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज की खास मुलाकात हम पद्मश्री इरशाद मिर्जा से कर रहे हैं। इरशाद मिर्जा सनअत व हिरफत में
न सिर्फ उन्होंने एक मुकाम हासिल किया बल्कि मेडिकल, एजुकेशन और दीगर रिफाही कामों में भी इनका एक अहम रोल रहा है, खासतौर से यूपी के हवाले से। इरशाद मिर्जा साहब के कई तालीमी इदारे हैं जो समाज